जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पर। मैं अजीज़ आज दिनांक 12 तारीख का जो पेपर है वो आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं और इस पेपर के अंदर क्या खास होने वाला है वो देखते हैं इस पेपर के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन पहले सवाल के साथ में। चलिए आते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारा आ रहा है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसमें क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे 12 पेन यानी 1 दर्जन की यदि बात हो रही है तो वहाँ पे बात हो रही है आपकी 12 पीस की। तो बच्चे क्या करते हैं कि 12 पेन के ऊपर वो क्या कर देते हैं, 4 पेन का लाभ और गुणा 100 कर देते हैं, जिसका जो आंसर है वो उनका गलत आता है। आप सवाल की भाषा को पढ़िए। उसने क्या बोला वो कह रहा है कि एक दुकानदार को 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कब हुआ? जब उसने 12 पेन बेचे। तो जब 12 पेन बेच रहा है वो, तो 4 पेन तो उसके लाभ वाले हैं वहां पे, यानी वो 4 पेन का लाभ कब हो रहा है? टोटल 12 पेन तो बिक रहे हैं, लेकिन जब उसके घर वाले 8 पेन बिक रहे हैं तो उस पे उसको 4 पेन का लाभ हो रहा है और प्रतिशत के लिए गुणा होगा यहाँ पे 100 का। तो 4 से 8 का 2 बार और 2 से ये 100 कटा आपका 50 बार, यानी उसका जो वास्तविक लाभ होगा वो यहाँ पे केवल 50% होगा। क्लियर? मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसकी भाषा को आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो ये सवाल आपको और भी मज़ेदार लगेगा। बढ़ें आगे। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 50% में से 50 घटाने पर 50 आता हो तो 50%, वैसे तो इसका आंसर 200 है, पहले बता रहा हूँ, वापस देखिएगा। 50% में से 50 घटाने पर 50 शेष बचता है। क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर ये 50% और माइनस का 50 उधर गया तो ये हो गया आपका 50 प्लस 50, यानी 50% बराबर हो गया आपका यहाँ पे 100। तो 100 बटे में 50 और गुणे में वापस आ गया आपका 100। 50 से 100 घटा 2 बार और आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 200। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, चाहे 50% की जगह या इन तीनों की जगह यदि कोई भी संख्या कॉमन हो गई, 20% में से 20 घटाने पर 20 शेष बचते हैं, या 10% में 10 घटाने पर 10 शेष बचते हैं, या 1% में से 1 घटाने पर 1 शेष बचता है। अगर मैं कहूँ 99% में से 99 घटाने पर 99 शेष बचते हैं, किसी भी कंडीशन में यदि ये तीनों संख्याएं सेम होगी तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है वो 200 ही आएगा। ये आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर? चलें आगे। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि यदि A का 20% B के 50% के बराबर हो। सवाल एक बार ध्यान से देखिएगा कि A का 20% B के 50% के बराबर हो तो B A का कितना परसेंट है? अच्छा सवाल है। इसको एक बार थोड़ा शॉर्ट रूप से समझते हैं। एक बार इसको लिख देते हैं हम, A का 20% बराबर B के 50%। क्लियर? इसको यूं नहीं लिखे, अगर और भी छोटा करना है, इसको और भी शॉर्ट करना है तो इसको यूं भी लिख दीजिए आप कि A का 20% बराबर B का 50%। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात तो सेम बोली जा रही है। तो यहाँ पे का दोनों तरफ आपस में कट गए, परसेंट दोनों आपस में कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया और जो भी आपके पास में यहाँ मान आए उसे आप उल्टा रख दीजिए, यानी इन दोनों के बीच में जो अनुपात बन जाएगा A और B के बीच में वो हो जाएगा आपका 5:2। क्लियर? अब पूछा क्या इसने कि B A का कितना परसेंट है, तो A का कितना परसेंट है? B गुणे में 100। 5 से ये कट गया आपका 20 बार और आपका उत्तर आया यहाँ पे 40%। क्लियर हो गया? यानी यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 40% राइट माना जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलें आगे।
अगला सवाल आ रहा है हमारा, दो व्यक्ति एक स्थान से 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं। 4 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर हम कहें कि उनकी चाल का जो अंतर है तो कहीं ना कहीं 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की यदि हम यहाँ पे बात करें तो दोनों की चाल का जो अंतर है वो तो सर सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटे ही आ रहा है। तो यदि हम दूरी की बात करें तो सर दूरी का जो सूत्र होता है वो कहीं ना कहीं चाल गुणे में समय होता है, और चाल यहाँ पे हमारी 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, समय हमारा है 4, तो सर दूरी भी दोनों के बीच में कितनी आएगी? केवल 4 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नॉट। क्लियर? यदि आप इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से करें तो यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल भी रहा है तो 4 घंटे में वो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। अगर वो 4 किलोमीटर वाली चाल से चल रहा है दूसरा आदमी तो 4 घंटे में वो जाएगा 16 किलोमीटर। तो भी आप देखेंगे कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी आएगी? 4 किलोमीटर ही आएगी। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ ज़्यादा विशेष था, लेकिन भाषा के संबंध में कोई भी बच्चा जो है वो एक बार परेशान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इस सवाल को एक बार पुनः वापस ध्यान से देख लीजिएगा। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल आता है हमारा, एक कक्षा में छात्रों को 800 चॉकलेट बांटे गए। बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के दुगने चॉकलेट बांटे गए। यदि दुगने चॉकलेट बांटे गए, प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर यदि दुगने चॉकलेट बांटे गए हैं दोस्तों, तो 800 चॉकलेट यदि बांटे गए तो इसका मतलब क्लास में बंटने कितने थे चॉकलेट? 400। और जब 400 चॉकलेट बंटने थे तो इसका मतलब है कि चॉकलेट भी उतनी ही बंटनी थी कि यानी प्रत्येक छात्र है उसको उसी हिसाब से चॉकलेट मिलेगी। क्लियर हो गई? छात्रों की संख्या के बराबर। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, हमें 400 का रूट करना है, जो इसका आंसर कितना आएगा? 20। यानी कक्षा में जो उपस्थित बच्चे हैं वो कितने हैं वहां पे? 20। बिल्कुल सिंपल लॉजिकल सवाल था, इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं थी। चलें आगे। अगला सवाल आता है हमारा द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का सवाल है कि 4x स्क्वायर, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल कब हैं? मूल हैं। तो मूल यदि 0 यहाँ पे लिखा हुआ है और मूल पूछा है तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन है हमारा वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, अवास्तविक और अपरिमेय। यदि आपने डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर की बात सुनी हो या देखी हो तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए सबसे पहले इस पे बात करते हैं। b स्क्वायर यानी ये हमारा a, ये हमारा b और ये हमारा c। तो b स्क्वायर यानी आप सिंपल सा लिख दीजिए 4 का स्क्वायर, माइनस आप लिख दीजिएगा 4, a की जगह आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 4 और इनटू c का मतलब आप लिख दीजिएगा 1। 4 का जो स्क्वायर है माइनस 4 और 4 का गुणा 16, इधर भी आपका 16, इधर भी आपका 16 और आपका मान क्या आएगा? 0। यानी इसके जो मूल होंगे वो होंगे आपके वास्तविक और समान। यदि आपने द्विघात समीकरण का चैप्टर हमसे पढ़ रखा है तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे जब हमने विविक्तिकर निकाला है आंसर 0 है तो मूल यहाँ पे वास्तविक और समान आएंगे। क्लियर? बढ़े आगे। अगला सवाल, मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है या व्यवस्थित किया जा सकता है? मोमेंट तो MOMENT। मोमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 की यदि हम बात करते हैं तो हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और यहाँ पे बटे में आ जाएगा
क्योंकि m भाई साहब 2 बार बैठे हैं तो 2 गुणे में 1। क्लियर? 2 1 और 2 1 आपस में कट गया तो हुआ 6 का 5 से गुणा 30, 30 का 4 से गुणा 120 और 120 का 3 से गुणा हुआ 12 तिया 36, यानी 360 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट माना जाएगा। क्लियर? बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल आ रहा है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योगफल। तो 17 से बड़ी नहीं है तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद में आपकी 11 है, उसके बाद में आपकी 13 है, उसके बाद में आपकी 17 है। क्लियर? तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 10 हो गए 27 और 1 28, 28 और 10 हो गए 38, 38 और 3 41, 41 और 10 51, 51 और 7 हो गया आपका 58, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे राइट होता हुआ दिख रहा है। क्लियर? बढ़ जाएं आगे। अगला सवाल, एक पासे को फेंका जाता है, उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? जब एक पासा हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि उसके जो फलक हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए, 6 फलकों से एक पासा बन गया। अब अगर आप वैसे नहीं समझें तो बचपन में आपने सांप सीढ़ी खेली होगी। सांप सीढ़ी का जब वो गोटी होती थी, उस गोटी को आप घुमा के देखते थे तो वहां पे 1 2 3 4 5 और 6 इस टाइप से वहां पे नंबर लिखे हुए होते थे। अब उस पे सम संख्या कौन कौन सी है? तो जहां पे 2 लिखा हुआ होगा, जहां पे 4 लिखा हुआ होगा या 6 लिखा हुआ होगा, या यहाँ पे 2 बिंदी होती थी, यहाँ पे 4 बिंदी होती थी और यहाँ पे 6 बिंदी होती थी। तो सम संख्याएं हो गई। उसने पूछा कि उनकी आने की प्रायिकता क्या है। मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए कि जब एक पासे को फेंका जाएगा तो उस पे कितने रूप से उसको फेंका जा सकता है। यानी सर आप कहोगे कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी कुल प्रायिकता होगी वहां पे 6। और यदि 6 पर हम बात करें तो सम संख्या की, क्योंकि हमारा सवाल कहीं ना कहीं सम संख्या का है, तो सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो सर या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो 3 बार ये काम हो सकता है। तो यानी 6 बार फेंकने पर 3 बार ये काम हो सकता है। यानी सिंपल सा आंसर हो गया सर 1/2। यानी हर बार 2 बार फेंकने पर 1 बार ये प्रायिकता बनेगी कि वहां पर आने वाली जो संख्या है वो सम संख्या हो। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1/2। क्लियर? बढ़े आगे। अगला सवाल, 3/8 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? व्युत्क्रम भिन्न आपको बताई हुई है, कुछ नहीं करना, इसको सिंपल सा उल्टा लिख देना है। तो 3/8 का उल्टा हो जाएगा आपका 8/3, जो कि ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा। तो आ जाओ इसको चेक करते हैं। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ होना चाहिए 2 3/3 और ये होना चाहिए आपका 2 सही 2/3। क्लियर? थोड़ा लिखने में फॉर्मेट में गलती आ रही है। तो मुझे तो ये वाला आंसर राइट होता हुआ दिख रहा है कि 3 दूना 6 और 6 + 2 8, 8/3, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ जाए आगे। अगला सवाल, 10% और 20% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा? यानी अकेला बट्टा क्या होगा? सिंपल सी बात है, 100 रुपए का आपका टी शर्ट है, 10% की छूट दी यानी आपको 90% में दे दिया। फिर 20% की छूट दी तो आपको 80% में दे दिया। यानी आप देखेंगे 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 8 9 72, यानी आपको 72% में दे दिया। टी शर्ट का जो भी मूल्य था अपने आप का 100% था, 72% की आपको छूट मिल गई, यानी 72% में आपको मिल गया, सॉरी। तो 72% में जब मिल गया तो यानी छूट कितनी मिल गई आपको? 28% की। तो आपकी जो अकेली छूट या जो इकहरी छूट है वो कितनी है? 28% है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। बढ़े आगे।
अगला सवाल, 729 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या है। अब घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है हमारा भुजा क्यूब। यानी हम कहते हैं कि जो भुजा है, भुजा क्यूब बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 729। ये हटाया तो यहाँ पे घनमूल निकालना पड़ेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये किसका हो जाएगा, यहाँ पे घनमूल किसका हो जाएगा, तो आप कहोगे 9 का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब उसने पूछा है विकर्ण की लंबाई, तो इसका जो विकर्ण होता है वो होता है आपका √3 गुणे में भुजा। तो यहाँ पे √3 का √3 और भुजा की जगह आप लिख देंगे 9, तो उत्तर आ जाएगा आपका 9√3। देखिए क्या ये उत्तर है या नहीं है, तो 9√3 कुछ इस प्रकार लिख रखा है, तो आंसर बी जो है वो यहाँ पे आपका राइट माना जाएगा। आगे चलें, अगला सवाल, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 164 है। विषम संख्या है, योग 164 है। कोई बात नहीं, 164 में 2 का भाग दीजिए, आपका आएगा यहाँ पे आंसर 82। मैंने बताया था कि ये जो आंसर बीच में आएगा ये हमेशा मध्यमान होगा, तो 82 को यहाँ रखा। इससे पहले वाली संख्या हो गई आपकी 81 और इसके बाद वाली संख्या हो गई आपकी 83, जो कि दोनों विषम है। यानी सबसे छोटी संख्या हो गई 81 और सबसे बड़ी संख्या जो है वो हो गई आपकी 83। तो इसने पूछा हमसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बी ऑप्शन पे राइट लगा के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप। ये लिखा हुआ है 2 की घात -3, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। 2 की घात -3 जो पेपर गया था वहाँ बिल्कुल सही था, मैंने देखा था सुबह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रिंट में गलत आ रहा है, तो कोई बात नहीं। 2 की घात -3 को भिन्न के रूप में लिखिए। एक बात आपको साफ बताई हुई है कि माइनस की घात है, माँ बाप सीधे औलाद उल्टी, वो वाली बात याद आ रही है, बिल्कुल वही है। तो इसको जब माँ बाप को हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो ये घात अपने आप ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 1/8। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो 1/8, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बढ़िया सवाल है। 1/3, 2/3, 5/7 और 9/4 में से कौन सी भिन्न उचित नहीं है। उचित भिन्न कौन सी होती है? उचित भिन्न वह होती है जिसमें आपका जो अंश है वो आपके हर से छोटा होता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये काम हो रहा है, यानी यहाँ पे जो अंश है वो हर से छोटा है, तो ये तो उचित भिन्न है। अगला सवाल, इसमें भी हर बड़ा है अंश छोटा है, ये भी उचित भिन्न है। इसमें भी हर बड़ा है अंश छोटा है, ये भी उचित भिन्न है। लेकिन जब इसको देखते हैं तो यहाँ हर छोटा है और अंश जो है वो बड़ा है, तो यानी ये उचित भिन्न नहीं है। तो इसने भी यही सवाल पूछा कि कौन सी भिन्न उचित नहीं है, तो हम कहेंगे कि 9/4 जो है वो उचित भिन्न नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा कि अक्षर और शब्द। अक्षर और शब्द की यदि बात की जाए तो यहाँ पे अक्षर से जब अक्षरों को जोड़ते हैं तो बनता है शब्द, और जब शब्दों को आप जोड़ेंगे तो उनसे बन जाएगा आपका वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट माना जाएगा। क्लियर? फिर से अगला सवाल। राजीव अतुल का भाई है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो राजीव अतुल का भाई है, राजीव अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है, तो सोनिया जो है वो सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो अतुल को वापस यहाँ बना देते हैं और ये राजीव इसके साथ में यहाँ पे जोड़ देते हैं और ये डायग्राम यहाँ से हटा देते हैं।
अतुल सोनिया का पुत्र है, तो ये बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, यानी राजीव भाई साहब सोनिया के क्या लगते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा तो आपको सामने दिख रहा है कि क्या लगते हैं, पुत्र लगते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन से अन्य 3 से भिन्न है। पेट्रोल, कार, स्याही कलम, कूड़ादानी और सुरमा पेंसिल। तो पेट्रोल डाला जाता है कार में, स्याही डाली जाती है कलम में, कूड़ेदानी में ही डाला जाता है, जबकि सुरमा पेंसिल में नहीं, सुरमा तो आंखों में डाला जाता है। तो ये हो गया आपका भिन्न, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक निश्चित कोड 13479 को फला फला लिखा जाता है, उसी में 5268 को ये लिखा जाता है, तो 396824 को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कॉपी करना है कोड को और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 3 का कोड क्या है। तो 3 का कोड है आपका Q, 9 का कोड क्या है L, 6 का कोड क्या है P, 8 का कोड क्या है N, 2 का कोड क्या है M और 4 का कोड क्या है, तो आप कहेंगे F। तो QLPNMF, QLPNMF यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, सोनिया पूर्व दिशा की ओर जाती है। सोनिया पूर्व दिशा की ओर जाती है, तो यहां से वह पूर्व दिशा की ओर गई। अब वह किस पथ का पालन करे कि वह दक्षिण में पहुंच जाए। तो पहला ऑप्शन है बाएं बाएं बाएं, फिर है बाएं बाएं दाएं, फिर है दाएं 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 और फिर है दाएं बाएं दाएं। तो अब तो हमें यहाँ चारों ऑप्शन मिलाने पड़ेंगे, लेकिन यदि दक्षिण में इसे जाना है तो हम इसे अगर पहले दाएं ले जाएं तो ये दक्षिण में यूं ही चली गई, तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ से यदि पहला ऑप्शन हम उठाते हैं, अब हमें ऑप्शन के अनुसार करना है, तो हम पहला लेते हैं तो बाएं। यदि वो इस दिशा में जा रही है तो बाएं मुड़ने से यहाँ पे चलेगी, फिर आप उसे बाएं मुड़ोगे तो वो यहाँ पे आएगी और फिर बाएं करोगे तो वो यहाँ पे आएगी। तो दक्षिण दिशा में पहुँच जाए। दक्षिण दिशा में पहुँचने के लिए ये ऑप्शन भी राइट हो सकता है। अगला यदि हम यहाँ पे लेते हैं तो पूर्व की ओर चलाते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन में यदि पहले बाएं ले लेते हैं, तो पहले बाएं लेते हैं तो ये गया बाएं, उसके बाद में फिर बाएं लेते हैं तो ये आ गया बाएं, और फिर दाएं लेते हैं तो ये चला गया ऊपर। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन फिर देखते हैं। यदि यहाँ पे हम कहते हैं तीसरे ऑप्शन में ये, तो हम कहते हैं राइट में पूर्व में जा रहा है, पहले दायां चलाया, पहले दायां चलाया, फिर वो बोल रहा है दायां चलाओ, तो ये फिर उसका दायां चला दिया हमने यहाँ पे, और फिर बोल रहा है कि और दायां चलाओ, तो और दायां चलाया, तो ये तो उत्तर की ओर जा रहा है। तो सर ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। अब सर चौथा ऑप्शन बचा है। चौथे ऑप्शन में हमने ये पूर्व की ओर चलाया, दाएं और मुड़ा, तो ये दायां और मुड़ गया, फिर बायां और, यानी ये उसका बायां हिस्सा हो गया, तो ये बायां, फिर बायां, तो ये भी हो गया आपका उत्तर। तो ये भी सर डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे हो नहीं सकता, सी आपका हो नहीं सकता, बी आपका यहाँ पे आपने किया था ये भी हो नहीं सकता, सॉरी ये ए ऑप्शन था और बी यहाँ पे था, तो ये बी भी आपका हो नहीं रहा था। एक बार आप कहें तो मैं ए नंबर आपको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले पूर्व की ओर आपने चला दिया उसे, उसके बाद में बाईं ओर मुड़ने का बोला, तो ये आपने यहाँ से बाईं ओर ले गए उसको, ये थोड़ा मार्कर से राइट लाइन सीधी नहीं बन रही है, फिर बाएं ओर ले गए तो ये आपका फिर से यहाँ बायां ओर आ गया, और फिर बाएं ओर ले गए तो ये आपका फिर बायां आ गया, यानी जो पहला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट माना जाएगा। क्लियर दोस्तों, आशा करते हैं आज का पेपर आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी सवाल में कोई समस्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे नंबर 9251000421 पर भी आप मैसेज के माध्यम से अपना कमेंट जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सारे सवाल जो आपके लिए बनाए जा रहे हैं आगे आने वाली परीक्षा में आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध हों।
आप सभी के सपने पूरे हों, यही हमारी कोशिश है और यही हमारी आशा है। इसी आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आपके अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। क्या क्वेश्चन पूछा है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में जो है वो आप सभी को पता है कौन सी धातु पाई जाती है? लौह धातु पाई जाती है। कैसे? आपको पता है कि रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और इस हीमोग्लोबिन को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ूं तो एक पार्ट से क्या निकल के आएगा? ग्लोबिन। और इधर वाले पार्ट से क्या निकलेगा? हिम। ग्लोबिन क्या करता है शरीर में? शरीर में ग्लो लाने का कार्य। और ग्लो मतलब चमक, है ना? ग्लो का मतलब क्या हो जाएगा? चमक। अच्छा, ये जो हिम है, इस हिम को क्या बोलते हैं? ये हिम होता है आपके शरीर में जो लोहा है उसी को हिम बोलते हैं। और इस लोहे के साथ में जैसे ही आपको पता है कि लोहे का वैसे कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। लेकिन वातावरण में लोहे को अगर रख दे और वातावरण से लोहा क्या करेगा? ऑक्सीजन का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। और कुछ दिनों के बाद में वो लोहा है जो किस में परिवर्तित होने लग जाएगा? जंग में। और जैसे ही जंग में परिवर्तित होने लगा ये लोहा वातावरण से ऑक्सीजन प्लस जल दोनों का अवशोषण करके जंग में परिवर्तित होने लगेगा, तो जंग का कलर कैसा हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। और इस लाल रंग का जो कारण है वो इस कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आपकी हो जाएगी लोहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। समसूत्री विभाजन के बाद पुत्री कोशिकाओं में कौन सा विभाजन बोला है? पहली बात तो समसूत्री विभाजन बोला है। और समसूत्री विभाजन के बाद में बोला है कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो जनन मात्र कोशिका थी उसकी कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है, दुगुनी हो जाती है, समान रह जाती है या 3 गुना हो जाती है? देखिए, सपोज करो ये है आपकी कोई मात्र कोशिका और इस मात्र कोशिका में आपके कितने गुणसूत्र हैं? 4 हैं। और मान लो कि इसका जैसे ही विभाजन होगा, इसका विभाजन होने के बाद में पुत्री कोशिका बनेगी। और पुत्री कोशिका में अगर मान लो समसूत्री विभाजन हुआ है, समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि समान सूत्र, मतलब इस मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र हैं उतने के उतने आगे ट्रांसफर होंगे, उतने के उतने समान गुणसूत्र आगे ट्रांसफर होंगे, तो वो हो जाएगा आपके समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में आपके समान मात्र कोशिकाएं की मात्र कोशिकाओं में जितनी गुणसूत्र रहते हैं उतने के उतने आपके पुत्री कोशिकाओं में आ जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आज डाउट क्लियर करते हैं कि अपने अंदर जो होता है वो कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, अर्धसूत्री विभाजन क्यों हुआ? समसूत्री विभाजन क्यों नहीं हुआ? तो आप सभी को पता है मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो 46 गुणसूत्र है, ये 46 आपको पता है कि जो 23 गुणसूत्र है वो तो किसके थ्रू आते हैं? माता के थ्रू। 23 गुणसूत्र किसके थ्रू आते हैं? पिता के थ्रू। लेकिन पिता और माता में आप दोनों को पता है पिता में भी 46 थे और माता में भी कितने थे? 46 थे। लेकिन उन्होंने दिए कितने कितने हैं? 23 दिए हैं। अगर मान लो 46 गुणसूत्र माता देती और 46 ही पिता देते तो टोटल कितने हो जाते? 92। मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती? उसमें पुत्री कोशिकाओं में डबल हो जाती। तो समसूत्री विभाजन में आपके जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान रहती है। और समसूत्री विभाजन होता कहाँ है? सपोज करो जैसे मेरे यहाँ पे ईंट पड़ी और लग गई, तो 1000-1200 सपोज करो कोशिकाएं हैं वो मर्द हो चुकी, तो उन कोशिकाओं 1000-1200 कोशिकाएं जो मरी है उतनी की उतनी वापस कोशिकाएं कुछ दिनों के बाद में ये वाला पार्ट वापस सही हो जाएगा। मतलब जितनी कोशिकाएं मरी थी वापस एकदम से सही हो गई, तो उसमें समान सूत्र विभाजन हो जाएगा या समसूत्री विभाजन हो जाएगा। मतलब जितनी कोशिकाएं मरी थी उतनी की उतनी वापस बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? क्या पूछा है? रेबीज के टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज हो जाएगी आपके लुईस पास्चर ने की थी। और रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है जो, और उसमें क्या वो हो जाता है आपके हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाता है? पानी से डर लगने लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है एडवर्ड जेनर की, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जिसने टीके की खोज की थी, सबसे पहले जिसने टीके की खोज की थी वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पित्त रस का स्राव होता है, या ऐसा बोल दे
पित्त रस का स्त्रवण कौन करता है? क्या बोला है? पित्त रस का स्राव कौन करता है? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो पित्ताशय, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पित्त रस का स्राव पित्ताशय द्वारा नहीं होके पित्त रस का स्राव जो करता है वो यकृत करता है। अच्छा, अगर बोल दे कि ज्यादा पित्ताशय, सॉरी, ये जो यकृत द्वारा पित्त रस बनता है वो कितना बनता है? पित्त रस बनता है आपके 600 से 700 ml पर डे, इतना ही बनता है। अच्छा, इससे ज्यादा बना तो वो ज्यादा बना पित्त रस कहाँ एकत्रित होता है? तो वो आपके पित्त रस में रहता है। ठीक है, तो पित्त रस का श्रवण करता है यकृत, पित्त रस को संग्रहित कौन करता है? जहां पर रहता कहाँ है? वो रहता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव में सम्मिलित गैस कौन सी नहीं है? तो जो हरित गृह प्रभाव में है वो आपके SO2 गैस नहीं होती है, बाकी सारी की सारी ये CH4 होती है, N2O होती है, CO2 होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी होती है, वाष्प होती है वो भी होती है। अच्छा, ओजोन बोले तो ये भी आपके हरित गृह प्रभाव में होती है। अगला क्वेश्चन आप में, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अपने शरीर में जो यूरिया का निर्माण है वो आपके कहाँ होता है? यकृत में होता है। और यकृत का आपको पता है कि जो अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। क्यों? क्योंकि यकृत के अंदर हिपेटिक कोशिकाएं पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बोल दे तो त्वचा होता है, लेकिन आंतरिक शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? आपके यकृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लड़की का गुणसूत्रीय प्रारूप क्या है? किसका बोला है? लड़की का गुणसूत्रीय प्रारूप क्या है? आपको पता है कि जो गुणसूत्र होते हैं अपने शरीर में कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ऑटोसोम हो गया पहले तो, और सेकंड कौन सा हो जाएगा? एलोसोम। अच्छा, जो ये ऑटोसोम है, और आपने देखा होगा कि जो गुणसूत्र है वो कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं ना? 23 जोड़ी होते हैं। अच्छा, 22 जोड़ी तो दोनों में समान रहते हैं, मतलब लड़का और लड़की दोनों में 22 जोड़ी गुणसूत्र समान रहते हैं, और जो 23वां जोड़ी है वो आपके अलग अलग होता है। अगर लड़का होता है तो आपके कौन सा गुणसूत्र हो जाएगा? X और Y हो जाएगा, और अगर लड़की होती है तो उसमें गुणसूत्र कौन से हो जाएंगे? 22 प्लस जो XX है वो लड़की में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है किसका बोला है? लड़की का गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होता है? वो होता है आपके 22 प्लस XX। अच्छा, बात अपन कर रहे थे गुणसूत्र की। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऑटोसोम, एलोसोम। ये जो ऑटोसोम होता है, ये ऑटोसोम क्या करता है? जो समान गुणसूत्र होते हैं, ये जो अपन ने यहाँ पे देखा था 22 गुणसूत्र, लड़के में भी समान लड़की में भी समान, ये गुणसूत्र कौन बनाता है? ये ऑटोसोम टाइप्स के गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं? ऑटोसोम टाइप्स के गुणसूत्र जो दोनों में समान होते हैं। अगर बात करें एलोसोम की, तो ये जो एलोसोम है वो किसका कार्य करता है? वो लिंग निर्धारण का कार्य करता है, कि मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है? गुणसूत्र में भी एलोसोम गुणसूत्र डिपेंड करता है। ठीक है, और लड़का होगा तब गुणसूत्र कौन से होंगे? XY, और जब लड़की होगी तो कौन सा होगा? XX होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत शानदार क्वेश्चन, और हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है ये। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन, कहाँ बोला है? लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से क्या बोला है? कम कब प्रतीत होता है? अब आपने देखा होगा कि जब आप लिफ्ट में रहते हो, और तो लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो लिफ्ट को आपने किसने? ओटिस ने बनाया था। अच्छा, लिफ्ट में आपने देखा होगा कि जब अपन ऊपर की तरफ जाते हैं, एक फ्लोर से जब दूसरे तीसरे फ्लोर पे जाते हैं, तो अपना वजन कुछ भारी नजर आता है, और जब अपन नीचे आती है लिफ्ट तो कम वजन प्रतीत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसने बोला यही है कि वास्तविक वजन से कम कब प्रतीत होता है? तो जब लिफ्ट एक समान गति से नीचे आ रही है। तो जब इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही है, ये नहीं हो जाएगा। जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है, ये भी नहीं। और जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि लिफ्ट की जो डोरी है वो टूट जाए, उस केस में क्या होगा? तो लिफ्ट की डोरी टूटने पर जो व्यक्ति का जो वजन है वो अपने आप को भारहीन महसूस करेगा। कैसा महसूस करेगा? भारहीन महसूस करेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? किसका बोला है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान बोला है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, या ऐसा बोले 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अच्छा,
कमरे का तापमान कितना होता है, तो जो कमरे का तापमान है वो हो जाएगा आपके 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और न्यूनतम आयतन कितना होता है, वो भी कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? किसकी बात करी है, वायुमंडल में, और किसकी मात्रा पूछी है, नाइट्रोजन की। तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, N2 लिखते हैं, और जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वायुमंडल में वो होती है 72। अच्छा, 72 नाइट्रोजन हो गया, तो फिर पीछे क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या हो गया, O2। कितनी होती है भाई, ये लगभग आपके 21% होती है, मतलब 20.99 समथिंग कुछ होती है, 21% मान लेते हैं। और पीछे जो 1% बची, उस पीछे 1% में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो फिक्स है, वो कितनी होती है, 0.03%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल, सार और लवण वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन आपके 100% पूछा जाता है। तो जो इमली और अंगूर मैंने लिखवा रखा है कि इमली प्लस अंगूर दोनों में कौन सा होता है, तो इमली और अंगूर में आपके कौन सा हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें कि ये जो आपके साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल किस किस में होता है, तो नींबू और किस में हो जाएगा, आपके नारंगी में हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है, आपके दूध से जब दही बन जाता है तो दही में आपके क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। और बात अगर बेंजोइक अम्ल को पूछ रहा है तो बेंजोइक अम्ल आपके किस में होता है, घास के अंदर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? जड़त्व का नियम पूछा है, मतलब न्यूटन की जो गति के नियम थे, 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, और जिसमें से प्रथम नियम था उसी को क्या बोला गया है, जड़त्व का नियम बोला है। क्या होता है प्रथम नियम, कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी। कब तक, कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु के नाभिक होता है, क्वेश्चन होना चाहिए था परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में अगर अपन परमाणु की बात करें, ठीक है, तो ये आपका परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। और ये है इसका नाभिक, और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर आवेश, माइनस आवेश रहता है, अंदर में कैसा आवेश है, प्लस में है, तो परमाणु कैसा हो गया, उदासीन हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये केंद्रक है, ठीक है, और परमाणु का जो ये नाभिक बोलो, केंद्रक बोलो, जो भी बोलो, ये परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन भी है और क्या है, न्यूट्रॉन भी। क्या दिखाई दे रहा है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ दे रखा है, ये रहा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, या न्यूक्लियस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो जो सोने की जो शुद्धता है वो किस में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है। और कैलोरी में जो है आपके, वो अपने शरीर में जो ऊष्मा होती है वो कैलोरी में मापी जाती है। और आपके जो शरीर की ऊष्मा है वो किस रूप में रहती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में रहती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितने अणु एक बार में निकलते हैं, तो 38 अणु ऊर्जा के बनते हैं। अच्छा, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, और जो शुद्ध सोना आपके 24 कैरेट का होता है। लेकिन सुनार जो है अपने को 22 कैरेट का या फिर 18 कैरेट का ही सोना देता है, उसके साथ में वो एल्यूमिनियम का मिश्रण करता है। जो 22 कैरेट का सोना होता है वो आपके 75% हो जाएगा शुद्ध, और 25% उसमें वो एल्यूमिनियम मिला के आपको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका साइंस का, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? क्वेश्चन बहुत ही शानदार और कंफ्यूज करने वाला है कि तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो जो आवर्त सारणी है वो आपके किसने बनाई थी, मेंडलीफ ने बनाई थी। लेकिन अगर इसकी जगह बोल दे कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, किसका बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हो जाएगा आपके हेनरी मोजले। और अवगाद्रो संख्या का मान आपको पता ही है कितना होता है, 6.022 × 10⁻³
23 होता है, यहाँ 2 की जगह कभी 23 भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। जॉन डाल्टन जिसने परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। तब जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, अब आपके सामने जीके का पेपर सोल्यूशन होना जा रहा है और ये रहा पहला सवाल। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मित्रों, यहाँ इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो साथियों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो मित्रों फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक फ्रांस की मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, बर्लिन। ये जर्मनी की राजधानी है। टोक्यो आप जानते ही हो, ये जापान की राजधानी है। टोक्यो जापान। बीजिंग ये हमारा पड़ोसी देश चीन की राजधानी है। और अपना सवाल था जर्मनी, उसकी राजधानी बर्लिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना यानी एयरफोर्स डे। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा, वो है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की गार्डन सिटी किस शहर को कहते हैं? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की गार्डन सिटी भी कहते हैं, भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं और भारत की साइंस सिटी भी कहते हैं बेंगलुरु को। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। पटना के लिए कोई खास उपनाम नहीं है। जयपुर के लिए है भारत का पेरिस या पिंक सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो मित्रों यह इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्य भूमि। चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की स्मृति स्थल का नाम है कर्म भूमि। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान घाट है चौधरी चरण सिंह की स्मृति स्थल का नाम। शांतिवन पंडित नेहरू, शांतिवन है वो है पंडित नेहरू के समाधि स्थल का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इराक की संसद का नाम क्या है? तो साथियों यह इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। ये इराक की संसद का नाम है। एक है जात की संसद, तो ये है अपने बांग्लादेश की संसद का नाम। सोरा है अफगानिस्तान की। और नेशनल असेंबली ये है पाकिस्तान की संसद का नाम। अपना सवाल था इराक की संसद का नाम, तो यहाँ आगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो साथियों नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक है शेर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी दुनिया की पहली महिला पीएम यानी प्रधानमंत्री का नाम मैंने आपसे पूछा है। तो यहाँ इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एस भंडार नायक है। ये श्रीलंका की थी और ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो साथियों यह इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और नील आर्मस्ट्रांग ये चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे।
एक है डेनिस टिटो, ये पहला अंतरिक्ष यात्री था, यानी ये पहला अंतरिक्ष पर्यटन यात्री था, यानी ये अंतरिक्ष में घूमने गया था पहला व्यक्ति। इसका नाम है डेनिस टिटो, पहला अंतरिक्ष पर्यटन यात्री डेनिस टिटो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश। सिविल सेवा का मतलब होता है, अपन अपनी आज की भाषा में अगर बोले तो यूपीएससी जो एग्जाम कराते हैं ना, आईएएस के, आईपीएस के, आईएफएस के, वो सब सिविल सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो अपना सवाल है कि सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश है, तो साथियों यह जवाब होगा चीन। चीन ने ही सबसे पहले सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा सागर। या मैंने आपसे सागर पूछा, महासागर नहीं पूछा। अगर मैं आपसे यह पूछता महासागर तो उसका जवाब होता भूमध्य सागर, भूमध्य महासागर। लेकिन मैंने अभी आपसे यह पूछा है सबसे बड़ा सागर, तो यह जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी चीन सागर।